फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के किस किस टाइप के फॉर्म्स दिखते हैं या देखने में आते हैं। प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल एंटरप्राइजेज क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को खास तौर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को एंटरप्राइज भी बोल दिया जाता है। पहले इन तीनों शब्दों का मतलब जानते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज उन ऑर्गेनाइजेशंस को या एंटरप्राइजेज को कहते हैं जो ओन किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, यानी कि व्यक्ति निजी तौर पे या कुछ व्यक्ति मिलकर के एक समूह बना करके जब किसी संस्था पे अपना नियंत्रण रखते हैं और उसका मालिकाना हक रखते हैं तो ऐसी संस्थाओं को प्राइवेट एंटरप्राइज बोला जाता है। पब्लिक एंटरप्राइज ऐसे एंटरप्राइजेज होते हैं जिनको ओन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है सरकारों के द्वारा। सरकार, इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या ज्वाइंटली बाय बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या 2 या 3 स्टेट्स की गवर्नमेंट ज्वाइंटली जब किसी संस्था को बनाए, उस पे मालिकाना हक रखे, उसको कंट्रोल करे, तो ऐसे संस्थाओं को पब्लिक एंटरप्राइजेज कहते हैं। इनको पब्लिक एंटरप्राइजेज या इनको पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज भी कहा जाता है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज में वो संस्थाएं आएंगी जिनके मालिक कोई निजी व्यक्ति या परिवार या कुछ निजी व्यक्ति मिलकर के होते हैं। जितने भी, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेज के, रिलायंस लिमिटेड या टाटा इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप है या कोई सोल ट्रेडर है, एकल व्यापारी है, किसी की दुकान है, शॉप है मार्केट में, वो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज ही कहलाते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज में जिनकी मालिक सरकार होती है, जिनकी मालिक पब्लिक होती है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, क्योंकि लोकतंत्र में गवर्नमेंट पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें वो संस्थाएं आ जाती हैं जिनमें मालिकाना हक सरकार का रहता है। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत में, जैसे भारतीय रेलवे सरकार का एक उपक्रम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी मालिक सरकार है, सरकार का पैसा इनमें लगा हुआ है। ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ग्लोबल एंटरप्राइजेज ऐसी संस्थाओं को कहा जाता है जो एक से ज्यादा देशों में व्यवसाय करती है। कोई संस्था जब एक से ज्यादा देशों में अपना व्यवसाय चलाती है तो उसको ग्लोबल एंटरप्राइज कहते हैं। एक प्राइवेट एंटरप्राइज भी ग्लोबल हो सकता है और एक पब्लिक एंटरप्राइज भी ग्लोबल हो सकता है। इंडिया ने ऑप्ट किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी रखेंगे। भारत सरकार ने तय किया 1947 के बाद कि हम अपने यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसको हम मिक्स्ड रखेंगे। मिक्स्ड का मतलब है कि हम प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी रखेंगे भारत में और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज भी रखेंगे, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज भी रहेंगे। प्राइवेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाते हैं ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज, और पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होते हैं ये पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। वेरियस फॉर्म्स जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं बहुत सारे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो डिफरेंट टाइप के अंडरटेकिंग या ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर सबसे सामान्य फॉर्म है ये, एक व्यक्ति अपनी कोई शॉप चलाता है, सोल ट्रेडर कहलाता है। पार्टनरशिप, जब कुछ लोग मिलकर के व्यवसाय करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली, जब ये भारत के संदर्भ में है, ये स्पेसिफिक टाइप का एक बिजनेस फॉर्म है जो भारत में ही पाया जाता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि जब किसी परिवार के सारे व्यक्ति मिलकर के अपना व्यवसाय चलाते हैं तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहलाता है। कोऑपरेटिव फॉर्म होती है, कुछ व्यक्ति मिलकर के सहयोग की भावना से बिजनेस करते हैं लेकिन भावना सहयोग की होती है आपस में। और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे मॉडर्न और सबसे विशाल जैन टाइप का जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कंपनी। ये हमने देखे, ये प्राइवेट सेक्टर के होते हैं।
प्राइवेट सेक्टर के। अब देखते हैं पब्लिक सेक्टर के। इसमें एक कंफ्यूजन में क्लियर करना चाहूंगा, कई दफे कई लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, तो इसको लेकर के कुछ दिन पहले भी एक क्वेश्चन ग्रुप में घूम रहा था कि जो अगर मान लो कोई कंपनी है, जैसे अभी हमने रिलायंस का एग्जांपल रखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, तो अंतर समझें कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब हुआ कि इसके जो फंड प्रोवाइडर हैं वो निजी लोग हैं, सरकार ने अपना फंड इसमें नहीं लगाया गया है, इसकी मालिक सरकार नहीं है, तो ये प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर में ही दो तरह की कंपनी हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी भी होती है और पब्लिक कंपनी भी होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जिसके शेयर आम पब्लिक में बेचे जाते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसके शेयर मार्केट में नहीं बेचे जाते हैं, उनको व्यक्ति नहीं खरीद सकते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की वो सारी कंपनी जिनको हम शेयर मार्केट में जिनके शेयर देखते हैं कभी भी, वो प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनीज कहलाती हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर की एक पब्लिक कंपनी है। अब आ जाता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ज्यादातर जो देखने को मिलते हैं, डिपार्टमेंटल, अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। इन सबको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे अब एक एक करके। तो सबसे पहले आज के डिस्कशन में जो रहेगा हमारा, वो रहेगा प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज हैं उन पे फोकस रहेगा। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको एकाकी व्यापार, एकल व्यापार, सोल ट्रेड भी कहा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस का, और इसमें एक व्यक्ति बिजनेस ऑपरेट करता है, कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय चलाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कोई लीगल एंटिटी नहीं है। अब यहाँ पे इस बात को इस संदर्भ में लें कि ऐसा नहीं कि कोई इलीगल संस्था है। लीगल एंटिटी ना होने का मतलब केवल इतना होता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, कानून की नजर में इसके मालिक से अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और उसके ओनर में कोई अंतर नहीं होता है कानून की नजर में। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब उस व्यक्ति से होता है जिसका व्यवसाय है। कानून की नजर में इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये अलग से कोई लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब है कि जो कोर्ट है, यानी कि जो न्यायालय है, जो जुडिशरी है या कानून है, सरकार है, वो कंपनी के ओनर्स को मानती है कि ये अलग एंटिटी है, और जो कंपनी है वो अपने आप में एक अलग लीगल एंटिटी है, यानी कि एक कानूनी व्यक्ति है कंपनी के केस में। लेकिन सोल ट्रेडर के केस में ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि जो सोल ट्रेडर है वो एक पर्सन है सीधे, जो कि किसी बिजनेस को ओन कर रहा है, और उस बिजनेस के सारे डेट्स के लिए, सभी ऋणों के लिए वो व्यक्ति ही उत्तरदायी होगा। अलग से वो संस्था उत्तरदायी नहीं होगी, क्योंकि संस्था को व्यक्ति कानून की नजर में यहाँ पे माना ही नहीं गया है। LH हेने की डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये इस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, एट द हेड ऑफ विच, जिसके ऊपर स्टैंड करता है एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति रहता है, यानी कि टॉप पे जिसके पे एक व्यक्ति रहता है, इंडिविजुअल रहता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि डायरेक्ट करता है, उसके ऑपरेशंस को चलाता है, और जो अकेला ही रन करता है बिजनेस के रिस्क और फेलियर को भी वही बियर करता है। फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। सिंगल ओनर, इसका एक ही मालिक रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। लैक ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई कानूनी फॉर्मेलिटीज इसमें जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि किसी अलग से किसी कानून के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं होता है। ना ही सोल ट्रेड के लिए अलग से कोई कानून बना हुआ है। तो कानूनी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी काफी कम है, या कभी कभी नहीं भी होती हैं। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सोल ट्रेडर है, मालिक है, अभी हम पढ़ रहे थे कि कानून की नजर में वो कोई लीगल एंटिटी नहीं है। तो कानून की नजर में लीगल एंटिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सोल ट्रेडर होता है वही एंटिटी है कानून की नजर में, और इसलिए उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। यानी कि अगर किसी एकल व्यवसाय को कोई बड़ा घाटा हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप को बड़ा घाटा हो गया, तो उसका जो मालिक है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है उस संस्था के कर्जों को पे करने में।
रिस्क अकेला बियर करता है, ओनली रिस्क बियर रहता है सोल ट्रेडर अपने व्यवसाय का। प्रॉफिट को शेयर करने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि अकेला मालिक है, सारे रिस्क और सारे प्रॉफिट के लिए वही जिम्मेदार होता है। नो सेपरेट एंटिटी, यह है कानून की नजर में अलग से कोई एंटिटी नहीं होता है। एंटिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी संस्था जिसका अपने आप में अलग एग्जिस्टेंस हो। तो कंपनी का उसके शेयर होल्डर से अलग एग्जिस्टेंस होता है कानून की नजर में, लेकिन सोल ट्रेडर का और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कानून की नजर में इनके मालिकों से अलग इनकी कोई एंटिटी नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सेपरेट एंटिटी होगा, चाहे वो सोल ट्रेडर है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी है और चाहे वो अन्य कोई भी प्रारूप है। अकाउंट की नजर से तो सब सेपरेट एंटिटी रहते हैं, लेकिन कानून की नजर में जो कंपनी होती है या कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो तो सेपरेट एंटिटी होती है, लेकिन एक पर्सन या पार्टनरशिप ये सेपरेट एंटिटी नहीं होते हैं कानून की नजर में। कॉन्टिन्यूटी, सोल ट्रेडर के केस में इसकी कोई कंटिन्यूटी ज्यादा नहीं रह सकती है क्योंकि टोटली डिपेंडेंट रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप उसके ओनर पे। जब तक ओनर बिजनेस को चला रहा है तब तक बिजनेस चलेगा, जब उस व्यवसाय को ओनर को कोई प्रॉब्लम होगी तो व्यवसाय बंद हो सकता है। अब इसके मेरिट क्या है, इसके फायदे क्या हैं सोल ट्रेडर के? क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जल्दी हो जाता है क्योंकि किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं रहती है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं हैं उनमें कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, यानी कि सीक्रेट बनाए रख सकते हैं हम अपनी सूचनाओं को, क्योंकि हमें किसी को उन सूचनाओं को बताने की जरूरत नहीं है। सोल ट्रेडर के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि वो पब्लिश करे अपनी इंफॉर्मेशन को किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में। डायरेक्ट इंसेंटिव, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसका अकेला रिसिपिएंट मालिक ही होता है, तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्ट इंसेंटिव होता है कि आपका बिजनेस अच्छा करेगा तो सीधा आप इंसेंटिवाइज होंगे, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, क्योंकि जो सोल ट्रेडर होता है वो स्वयं अपने लिए काम कर रहा होता है, उसका सारा प्रॉफिट उसी के लिए होता है, तो इसलिए उससे लगाव उसको बना रहता है, उसको हमेशा पता होता है मालिक को कि मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग से कोई कानून नहीं है जो उसको गवर्न करता हो, इसलिए आसानी से हम उसको फॉर्म भी कर सकते हैं सोल ट्रेडर को, और आसानी से हम उसको बंद भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर अपना छोटा बिजनेस करना चाहता है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो जब चाहे वो शुरू कर सकता है, जब चाहे वो बंद कर सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अकेला व्यक्ति है तो नेचुरली उसके जो रिसोर्सेज है, साधन है, वो सीमित होंगे, बहुत बड़े लेवल पे ऐसा बिजनेस नहीं किया जा सकता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, ऐसे व्यवसायिक संस्थान जो होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी लाइफ भी लिमिटेड रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति की डेथ, इंसेंटिव, इम्प्रीजनमेंट, यानी कि जो उसका मालिक है वो अकेला है, उसके साथ ऐसी कोई भी अनहोनी होगी तो उस संस्था को बंद करना पड़ सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मालिक की जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, अगर किसी कारणवश कोई लॉस हो गया तो क्रेडिटर्स उस मालिक का जो पर्सनल एसेट है उनको भी ले सकते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक अकेला व्यक्ति का कंट्रोल तो अच्छा रहता है लेकिन उसकी मैनेजरियल एबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे काम हमको करने पड़ते हैं और कोई एक अकेला व्यक्ति सारे कामों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। किसी एक दो एक्टिविटीज का वो एक्सपर्ट हो सकता है, सभी का एक्सपर्ट एक व्यक्ति होना संभव नहीं है, इसलिए जो प्रबंधक की योग्यता रहती है, मैनेजरियल एबिलिटी रहती है, वो भी लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये भारत में खास तौर पे व्यवसाय का एक प्रारूप पाया जाता है और इसका जो गवर्न होता है, यानी कि ये जो शासित होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इस पे लागू होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के जो प्रावधान है वो इस पे लागू होते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो अथॉरिटी रहती है, यानी कि जो पावर रहती है, वो कर्ता के पास होती है। कर्ता जनरली ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है, यानी कि द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता इन केस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो पेक्यूलर टू इंडिया, यानी कि भारत में ही पाया जाता है। ये मेंबरशिप
इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो सदस्य होते हैं उनकी मेंबरशिप उनको बाई बर्थ मिलती है, जन्म से मिलती है या शादी से होती है। जैसे अगर किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेल पर्सन से कोई लड़की शादी होकर के आ जाती है उसके घर में, तो फिर अब वो भी उनके परिवार की सदस्य हो जाती है, तो उनका जो पारिवारिक व्यवसाय है उसकी भी वो नेचुरली सदस्य बन जाती है, मेंबर बन जाती है। तो या तो जन्म से, या अगर लेडीज है तो शादी से भी मेंबर बन सकती है। बिजनेस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, वो कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है कर्ता के द्वारा। कर्ता को मैनेजर भी कहा जाता है। कर्ता या मैनेजर काम करता है सभी की कंसल्टेशन से, यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके सलाह मशवरे के अनुसार काम करता है, लेकिन फिर भी जो फाइनल से होती है वो कर्ता की ही होती है। कर्ता बाध्य नहीं होता है बाकी मेंबर्स की बात मानने के लिए। लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि फाइनल से कर्ता की चलती है। कर्ता के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनकी बात को माने, इसके लिए उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। इस कारण से उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है, जबकि जो बाकी मेंबर्स होते हैं परिवार के उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है उनके शेयर तक, यानी कि जितना उनका अंशदान है ज्यादा से ज्यादा उतना ही उनका पैसा डूब सकता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, यानी कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसमें सुधार हुआ 2005 में। सेक्शन 39 2005 में ये सेक्शन में सुधार किया गया और इसमें इनेक्ट किया गया क्या कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे इस सक्सेशन एक्ट 1956 के, उनको दूर किया गया। डिस्क्रिमिनेटरी, जेंडर का मतलब है कि जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले इस एक धारा की वजह से, लेकिन इसमें सुधार किया गया। वो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता था कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम अधिकार थे एक परिवार में, लेकिन इसके बाद उनको अधिकार दिए गए। ये सुधार क्या हुआ, इस अमेंडमेंट में डॉटर ऑफ ए को पार्टनर, परिवार का जो सहस्वामी है अगर उसकी कोई पुत्री है, shall by birth become a co-partner in her own right in the same manner as the son। जैसे पुत्र का परिवार की संपत्तियों में हिस्सा हो जाता है वैसे ही पुत्री का भी परिवार की संपत्तियों में हिस्सा हो जाएगा। को पार्टनर का मतलब होता है सह स्वामी, किसी संपत्ति के स्वामी, वो को पार्टनर कहलाते हैं। वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सदस्य होते हैं उनको को पार्टनर कहा जाता है। एल्डेस्ट मेंबर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो कर्ता बन सकता है, जबकि पुराने प्रावधान जो थे उनमें एल्डेस्ट मेल मेंबर ही कर्ता बनता था, लेकिन इस सुधार के बाद मेल हो या फीमेल हो जो एल्डेस्ट होगा वो कर्ता बन सकता है। मैरिड डॉटर, जो शादीशुदा लड़कियां होंगी किसी परिवार की, उनको भी इक्वल राइट होगा प्रॉपर्टी में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, यानी कि ये भी एक सुधार हुआ कि शादी हो जाने के बाद भी लड़की का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। When two or more families agree to live and work together, अब मान लो कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब दो या दो से ज्यादा परिवार मिलकर के आपस में ऐसा फैसला करें कि वो एक साथ रहें या एक साथ वो बिजनेस करें, अपने रिसोर्सेज को मिला लें, अपने स्टॉक्स को यानी कि अपनी संपत्ति को ज्वाइंट कर लें और इस तरह से जो व्यवसाय हो उससे जो प्रॉफिट आए उसको वो शेयर करें, या लॉस आए तो उस लॉस के भी हिस्सेदार बने। ऐसे केस में इस तरह की जो ज्वाइंट फैमिली होगी, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा फैमिली मिल जाएंगी तो उसको हम कंपोजिट फैमिली कहेंगे, लेकिन उसको ज्वाइंट फैमिली, हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली उसको नहीं कहेंगे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली हमेशा बाई ब्लड होती है, बाई बर्थ होती है। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, अब हिंदू लॉ जो है, हिंदू कानून जो है उसकी दो विचारधाराएं हैं, दाय भाग और मिताक्षरा। दाय भाग क्या है? दाय भाग जो संप्रदाय है संयुक्त हिंदू परिवार का, वो बंगाल और आसाम में पाया जाता है। दाय भाग एक हिंदू लॉ ट्रीटाइज है, जो कि मतलब लेख है कोई पुराना जो लिखा गया है जमूत वाहन के द्वारा, जो कि प्राइमरीली फोकस करता है इनहेरिटेंस प्रोसीजर, यानी कि ये एक पुरातन कानून है, प्राचीन कानून है हिंदू संस्कृति का दाय भाग, जो कि जमूत वाहन ने लिखा था। और ये फोकस करता है इनहेरिटेंस प्रोसीजर, यानी कि जो पिता से और बच्चों के पास जो जायदाद आती है, इनहेरिट होती है, यानी कि संपदा ट्रांसफर होती है, उसका प्रोसीजर ये बताता है। दाय भाग माना जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी मॉडर्न ब्रिटिश इंडियन कोर्ट्स इन द बंगाल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के बंगाल क्षेत्र में जो मॉडर्न डे
ब्रिटिश इंडियन कोर्ट बने थे ब्रिटिशर्स के टाइम में, उनमें भी इसको स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी माना गया था दाएं भाग को। ये चेंज हुआ ड्यू टू द पैसेज ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, इसमें यानी कि बदलाव हुआ इन सब्सिक्वेंट रिविजन्स टू द एक्ट, इसमें परिवर्तन आया इस सक्सेशन एक्ट के लागू होने के बाद। बहुत सारे स्कॉलर जो विद्वान है वो ये विश्वास करते हैं कि मिताक्षरा जो दूसरा संप्रदाय है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू लॉ का परंपरावादी ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी विचारों को रिप्रेजेंट करता है मिताक्षरा, जबकि जो दाएं भाग है वो एक तरह से रिफॉर्म वर्जन है। दाएं भाग जो है ये रिफॉर्म वर्जन है, सुधारा गया रूप है मिताक्षरा का ही। तो अब देखते हैं मिताक्षरा क्या कहता है। मिताक्षरा बाकी जो देश के जितने भी हिस्से हैं बंगाल और आसाम को छोड़ करके बाकी जो हिस्से हैं उनमें पूरे देश में मिताक्षरा संप्रदाय पाया जाता है। मिताक्षरा लॉ के अनुसार सन का राइट होगा बाई बर्थ, जन्म से ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में। इसका मतलब है कि जब एक सन एक पुत्र परिवार में जन्म लेता है तो उसको परिवार में जायदाद में उसका हिस्सा मिल जाता है। मिताक्षरा डेराइव किया गया, यानी कि जो मिताक्षरा संस्कृति है, मिताक्षरा जो विचारधारा है, थॉट है, वो कहाँ से आया? वो आया फ्रॉम द नेम ऑफ कमेंट्री रिटन बाई विघ्नेश्वरा इसको कहते हैं, विघ्नेश्वरा के द्वारा लिखी गई ये कमेंट्री थी, वहां से आया। ऑन द याज्ञवल्क्य स्मृति। अब एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ प्राप्त होते हैं? इजी टू स्टार्ट करना आसान है। एफिशिएंट मैनेजमेंट भी इसका एफिशिएंट होता है, क्योंकि परिवार के सदस्य जो पुश्तैनी कोई काम करते हैं उनको उस काम की अच्छी जानकारी रहती है। सीक्रेसी, यानी कि सीक्रेसी रहती है, जो करता है सारे राइट उसी के पास होते हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन जल्दी हो जाता है। इकोनॉमी बचत होती है, क्योंकि ये पारिवारिक व्यवसाय है, कोई बर्डन नहीं होता है किसी के सैलरीज का। नेचुरल लव बिटवीन मेंबर, जो मेंबर होते हैं वो एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें ब्लड रिलेशन होता है, तो इसलिए एक नेचुरल लव बना रहता है, उनमें आपस में धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है। फ्रीडम रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सिलेक्शन में भी उनको आज़ादी होती है, वो अपना मनचाहा बिजनेस कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लिमिटेड मेंबरशिप, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं बाई ब्लड ही मेंबर बनते हैं, बाई बर्थ ही मेंबर बनते हैं, तो इसकी मेंबरशिप को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, एक परिवार के पास जो धन है वही उनकी कैपिटल रहेगी, तो कैपिटल भी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। मैनेजरियल स्किल भी लिमिटेड रहती है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वही इसके सदस्य रहते हैं, जो करता है वही मैनेजर रहता है, कोई इसमें प्रोफेशनल मैनेजर नहीं होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब लायबिलिटी जो करता होता है उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहती है, तो ये भी एक रिस्क होता है। मिसयूज ऑफ पावर, क्योंकि करता पावरफुल रहता है इसमें, तो वो अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइप का, जिसमें कुछ लोग मिलकर के व्यवसाय चलाते हैं। इंडिया में पार्टनरशिप को गवर्न किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। यह एक्ट फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 2032, यानी कि इस तिथि से यह प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। पार्टनरशिप के केस में जो मिनिमम मेंबर हैं वो तो 2 होते हैं, और जो 2 मिनिमम मेंबर होते हैं ये कहाँ से आता है? ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन से आता है, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड। तो यहाँ पे ये जो बिटवीन पर्सन्स है, इसका मतलब है कि नेचुरली 2 या 2 से ज्यादा। तो जो मिनिमम मेंबर है वो तो यहाँ से पता चल जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कहाँ होंगे, इनकी जानकारी मिलती है कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 शक्ति देता है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को ये पावर देता है कि भारत सरकार प्रेस्क्राइब कर सकती है एक फर्म के पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या। लेकिन यह संख्या वो भारत सरकार को पावर तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 कहता है कि भारत सरकार
प्रेस्क्राइब कर सकता है मैक्सिमम नंबर, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर जो भारत सरकार तय करेगी ये किसी भी कीमत में 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी मोर देन 100, यानी कि 100 से ज्यादा सरकार भी तय नहीं कर सकती है। तो क्योंकि सरकार को अधिकार मिला तो सरकार ने अधिकार का प्रयोग किया और प्रयोग करके सरकार ने मैक्सिमम नंबर तय किया पार्टनर्स का, कि पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर हो सकता है 50 तक अधिकतम सदस्य संख्या पार्टनरशिप की हो सकती है, एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो अब कुल मिलाकर के ये हो गया कि पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा सदस्य संख्या 50 हो सकती है, और भारत सरकार इसको बाद में भी अगर बढ़ाना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 100 तक बढ़ा सकती है, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट की अनुमति है वो 100 की है। अगर वन लाइन में हमसे कोई जवाब पूछता है कि मैक्सिमम पार्टनर आज की डेट में भारत में कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो हम कहेंगे 50। नेक्स्ट है इसकी फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स है पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है लीगल एग्रीमेंट के द्वारा, यानी कि कोई वैध एग्रीमेंट। लीगल का मतलब लॉ का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता, लीगल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, उससे पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। इवन ये जो एग्रीमेंट है ये रिटर्न भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है। रिटर्न भी हो सकता है और ओरल, यानी कि मौखिक एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। पार्टनर्स एक फर्म के जो होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सोल ट्रेडर की तरह इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप रिस्क बियर करते हैं, बिजनेस में जो भी रिस्क रहता है एक टीम के तौर पे। टीम के तौर का मतलब होता है कि हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने के लिए भी, और जो बाकी पार्टनर्स के एक्ट हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल। बाकी सारे पार्टनर्स एक टीम की तरह रहते हैं। डिसीजन जनरली लिया जाता है सामान्यतः म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि आपसी सहमति से पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी बिजनेस में बनी रहती है, क्योंकि किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, इन सब से प्रभावित होती है पार्टनरशिप फर्म भी। मिनिमम नंबर पार्टनर का 2 हो सकता है, मैक्सिमम 50 हो सकता है। पार्टनरशिप कैरी की जाती है कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सबके द्वारा या और एनीवन, या किसी एक के द्वारा। इस पे खास ध्यान देना है, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस किसी एग्जाम में, एमसीक्यू में। कैरीड ऑन बाई ऑल, या तो सबके द्वारा चलाया जाता हो या किसी एक के द्वारा, लेकिन अगर कोई एक चलाएगा एनीवन तो वो चलाएगा एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि वो सबके लिए एक्ट करेगा। मेरिट्स, इसके फायदे क्या हैं? मेरिट्स हैं पार्टनरशिप के फॉर्मेशन में भी आसानी है, क्लोज करने में भी आसानी है। पार्टनरशिप को आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से बंद भी किया जा सकता है। इसमें डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि कई पार्टनर रहते हैं और जब भी कोई डिसीजन होता है तो वो आपसी सहमति से लेते हैं, इसलिए डिसीजन बैलेंस्ड हो जाता है। मोर फंड्स थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, सोल ट्रेडर की तुलना में इसमें ज्यादा फंड इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग पार्टनर रहते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क भी बढ़ जाती है, यानी कि जो रिस्क है सोल ट्रेडर में अकेले व्यक्ति की होती थी, यहाँ पे कई पार्टनर हैं तो रिस्क भी सबके बीच में बढ़ जाती है। सीक्रेसी जो है रहती है, सीक्रेसी अब सोल ट्रेडर से तो कम हो जाएगी सीक्रेसी, लेकिन कंपनी से ज्यादा रहेगी, यहाँ पे भी ये सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं पार्टनर्स। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है। पार्टनरशिप के केस में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है पार्टनर्स की। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर बड़ा लॉस हो गया तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उस लॉस की पूर्ति करने में यूज हो सकती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, पार्टनरशिप में भी जो रिसोर्सेज रहते हैं उनकी एक लिमिट रहती है कंपनी की तुलना में अगर बात करेंगे तो। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है, कई पार्टनर्स रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है विचारों का टकराव हो जाता है, एक मत नहीं हो पाते हैं किसी डिसीजन पे। लैक ऑफ कंटिन्यूटी की कमी रहती है, क्योंकि अगर एक पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो पुरानी जो पार्टनरशिप है उनकी वो समाप्त हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस का कमी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि पार्टनरशिप को जरूरी नहीं होता है कि पार्टनरशिप अपने अकाउंट्स आम पब्लिक के सामने रखे। अब आम पब्लिक के सामने अकाउंट्स नहीं रखे जाएंगे तो सरकार, आम पब्लिक जो है वो विश्वास भी कम रखेगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर के टाइप्स, पार्टनर्स के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये पार्टनर एक्टिव होते हैं, पूरी तरह मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस को भी बांटते हैं। ऐसे पार्टनर जो होते हैं वो लायबल होते हैं अनलिमिटेड एक्सटेंट तक, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है इन पार्टनर्स की। टेक पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप में जो एक्टिंग पार्टनर होता है वो बाकी सभी पार्टनर्स की तरफ से भी फर्म को चलाता है, रन करता है।
अब है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट कहते हैं सुसुप्त पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो डे टू डे की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता, ये एक्टिव से एकदम अलग होता है। ये जो डे टू डे के दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उनमें हिस्सा नहीं लेता, पैसा लगा देता है लेकिन कहता है कि भी मैं बिजनेस में रन नहीं कर पाऊंगा, शामिल नहीं रह पाऊंगा। ये कंट्रीब्यूट करता है, फर्म को कैपिटल देता है और प्रॉफिट में हिस्सा लेता है और लॉस का हिस्सा भी बियर करता है अगर कोई होता है तो। इसकी लायबिलिटी भी स्लीपिंग पार्टनर की अनलिमिटेड रहती है, जैसे एक्टिव की अनलिमिटेड रहती है ऐसे इसकी भी अनलिमिटेड ही रहती है। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं? सीक्रेट पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो आम जनता से अलग होते हैं, यानी कि आम जनता को उनके बारे में नहीं होता है कि ये पर्सन भी इस संस्था का पार्टनर है। बाकी सारे एस्पेक्ट में ये बाकी पार्टनर्स की तरह ही होता है। ये कैपिटल भी लगाता है फर्म में, इवन मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकता है, वो प्रॉफिट्स भी बांटता है और लॉसेज में भी अपना शेयर देता है। इसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है बाकी पार्टनर्स की तरह। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये केवल नाम मात्र का पार्टनर रहता है, एक्चुअल में ये पार्टनर होता नहीं है। नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो अलाउ करता है कि अपना नाम यूज करने का फर्म को, कि फर्म मेरा नाम यूज कर सकती है। ये नाम मात्र का पार्टनर रहता है, ये कोई कैपिटल नहीं लगाता है, ना ही ये एक्टिवली पार्ट प्ले करता है फर्म में किसी भी तरीके से फर्म को मैनेज करने में, ना ये प्रॉफिट लेता है ना ये लॉसेज में हिस्सा देता है। लेकिन वो लायबल होता है थर्ड पार्टीज के लिए। अगर थर्ड पार्टीज का कोई डेप्ट मतलब थर्ड पार्टी का कोई पैसा डूब जाता है फर्म के पास तो ये भी लायबल रहता है, क्योंकि इसका नाम भी पार्टनर्स, इसका नाम जब जिस पार्टी ने इस संस्था को उधार दिया था या इस के साथ कोई डीलिंग की थी तो वो पार्टी इसको भी, इस नॉमिनल पार्टनर को भी पार्टनर ही मान के चल रही थी, क्योंकि इसने अलाउ किया हुआ था अपना नाम यूज करना, तो इसलिए ये भी जिम्मेदार हो जाएगा बाकी पार्टनर्स की तरह ड्यूज के लिए। अब है पार्टनर्स बाय एस्टोपेल। एस्टोपेल के द्वारा जो पार्टनर होता है ये वैसा पर्सन होता है जिसको पार्टनर कंसीडर किया जाता है, समझ लिया जाता है ऐसे केस में जब वो अपना इनिशिएटिव या अपना कंडक्ट या बिहेवियर, यानी कि जब वो व्यक्ति इस तरीके से बिहेव करता है, वो पार्टनर ना होते हुए भी इस तरीके से बिहेव करता है कि जो बाकी लोग हैं वो उसको पार्टनर समझने लग जाएं, बाकी लोगों के सामने उसका इंप्रेशन इस तरीके से जाता है कि वो ये सोचते हैं कि ये भी फर्म का पार्टनर है और इस बात पे विश्वास करके वो लोग फर्म को उधार दे देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने तो इस पर्सन को ये सोच करके कि ये भी पार्टनर है फर्म का और हम इसको जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने फर्म को पैसा दे दिया। बाद में अगर उनका पैसा डूब जाता है वो इस व्यक्ति से भी डिमांड कर सकते हैं अपने पैसे की, क्योंकि इसने स्वयं ऐसा बिहेव किया था कि जैसे वो पार्टनर है, तो वो जिम्मेदार हो जाता है थर्ड पार्टी के लिए। हालांकि ना इसको कोई प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है ना लॉस में हिस्सा देना पड़ता है, लेकिन थर्ड पार्टीज के प्रति जिम्मेदार हो जाता है। नेक्स्ट होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक इस तरीके का पार्टनर होता है जो स्वयं तो ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसे वो पार्टनर है, लेकिन फर्म के जो बाकी पार्टनर्स हैं वो उसको पार्टनर की तरह प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, और वो इस बात को जानता है कि ये लोग मुझे पार्टनर बता रहे हैं, और वो ये जानते हुए भी मतलब उनको मना नहीं करता है, वो अलाउ किए रहता है कि ठीक है तुम बता रहे हो तो बताते रहो मुझे पार्टनर। तो ऐसा पर्सन भी लायबल हो जाता है आउटसाइडर्स के जो ड्यूज हैं उनके प्रति, क्योंकि उन लोगों ने इस पर्सन को भी पार्टनर मानते हुए फर्म को कोई पैसा दिया था, हालांकि ये ना तो रियल पार्टनर है। तो अगर ऐसा पर्सन अपने आप को बचाना चाहता है कि भी मैं तो पार्टनर नहीं था, इन लोगों ने मुझे पार्टनर बता दिया, तो इसकी एक ड्यूटी बनती है कि अगर ये अपने आप को सेव करना चाहता है तो जैसे ही इसको पता चले कि फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो मुझे पार्टनर बता रहे हैं आम लोगों को, तो तुरंत उसको इमीडिएटली इश्यू करना होगा डिनायल कि मैं इस फर्म में कोई पार्टनर नहीं हूं। नेक्स्ट है माइनर एज ए पार्टनर। तो ये पार्टनर के टाइप से अलग है। इसमें इश्यू ये है क्या माइनर एक पार्टनर बन सकता है? इंडिया में माइनर का मतलब होता है जो पर्सन 18 साल से कम एज के होते हैं उनको माइनर कहा जाता है, और जो 18 साल प्राप्त कर लेते हैं या 18 से ज्यादा के हो जाते हैं उनको मेजर कहा जाता है, वयस्क कहा जाता है मेजर, और इनको कहा जाता है माइनर 18 से कम एज के जो व्यक्ति होते हैं। तो 18 से कम एज के जो व्यक्ति हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट नहीं होता, पावर नहीं होती उनके पास कि वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, और पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है। तो इसलिए जनरली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। हालांकि कुछ विशेष प्रावधान है जिनमें उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। अगर कोई माइनर है
तो उसको केवल बेनिफिट्स के लिए, लाभों के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है अगर फर्म के बाकी पार्टनर सभी आपसी सहमति से ऐसा करना चाहें। ऐसे पार्टनर की जो माइनर होगा उसकी लायबिलिटी की लिमिट होगी उस अमाउंट तक जो अमाउंट उसकी कंट्रीब्यूटेड है फर्म में, यानी कि फर्म उसको द्वारा जो पैसा लगा हुआ है उस पैसे तक उसकी लिमिट है लायबिलिटी की, उससे ज्यादा नहीं होगी। वो एलिजिबल नहीं होगा फर्म में मैनेजमेंट में एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकता है, इसका अधिकार उसको नहीं होगा। हालांकि वो बुक्स इंस्पेक्ट करना चाहे तो फर्म की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। एक स्टेटस माइनर का चेंज हो जाता है जब वो मेजॉरिटी अटेंड करता है, यानी कि फर्म में माइनर पार्टनर रहते हुए अगर उसकी एज 18 साल हो जाती है तो अब वो मेजॉरिटी में आ जाता है, यानी कि मेजर बन जाता है। जब वो मेजॉरिटी अचीव कर लेता है तो माइनर को तय करना पड़ेगा कि वो फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं, और उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा इस बात का विद इन 6 मंथ ऑफ अटेंडिंग मेजॉरिटी, यानी कि जब मेजॉरिटी अचीव करेगा, अटेंड करेगा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको इस बात का एक नोटिस देना होगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर बना रहना चाहता हूं या नहीं बना रहना चाहता हूं। अगर वो ऐसा नोटिस नहीं देता है, इस बात में वो फेल हो जाता है नोटिस देने में विद इन द स्टैपुलेटेड टाइम, यानी कि जो 6 महीने उसको मिले हैं, तो अब उसको ट्रीट किया जाएगा फुल फ्लैज्ड पार्टनर, पूरी तरह से पार्टनर, और अब वो भी लायबल हो जाएगा सभी डेट्स के प्रति, यानी कि जैसे बाकी पार्टनर जिम्मेदार थे डेट्स के प्रति, ऐसे वो भी अब जिम्मेदार हो जाएगा और वो बैक डेट से जिम्मेदार मान लिया जाएगा। नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब पार्टनरशिप के, अभी तक हमने पार्टनर्स के टाइप पढ़े थे, अब देखेंगे पार्टनरशिप साझेदारी के भी विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। तो पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि पीरियड के आधार पे। ड्यूरेशन के आधार पे पार्टनरशिप एट विल हो सकती है और पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है इच्छा पर। ये पार्टनरशिप तभी तक रहेगी जब तक सारे पार्टनर ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म बनी रहे। एक भी पार्टनर, इस टाइप की पार्टनरशिप की खासियत होती है कि एक भी पार्टनर इस बात का नोटिस दे सकता है कि अब फर्म में मैं नहीं रहना चाहता हूं, और उसी समय पार्टनरशिप समाप्त समझ ली जाएगी। दूसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है या किसी निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो काम समाप्त होता है या अवधि समाप्त हो जाती है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, समाप्त हो जाती है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के आधार पर पार्टनरशिप के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। लायबिलिटी के आधार पर जनरल पार्टनरशिप हो सकती है। जनरल पार्टनरशिप यानी कि सामान्य पार्टनरशिप, जिसमें सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है और ज्वाइंट रहती है। ज्वाइंट का मतलब होता है कि हर एक पार्टनर अपने लिए तो जिम्मेदार है ही, और दूसरे पार्टनर्स के जो डैमेज है उनके लिए भी हर एक पार्टनर जिम्मेदार रहता है। इस जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में राइट होता है उनको पार्टिसिपेट करने का, वो हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फर्म का ऑप्शनल होता है, वो चाहे तो करा सकते हैं चाहे तो नहीं करा सकते हैं जनरल पार्टनरशिप के केस में। एग्जिस्टेंस इस तरह की पार्टनरशिप का प्रभावित होता है किसी एक पार्टनर की डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, इन सभी से प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो ऐसी संस्था समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें एक पार्टनर को छोड़ करके बाकी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। केवल एक, कम से कम एक पार्टनर अनलिमिटेड रहता है, बाकी सब लिमिटेड रहते हैं। इस टाइप की पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होती है उस समय पे भी जब किसी पार्टनर की डेथ, ल्यूनेसी या इंसॉल्वेंसी हो जाए। लिमिटेड पार्टनर्स एंजॉय नहीं कर पाते हैं राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड द फर्म ऑन द अदर पार्टनर्स, यानी कि लिमिटेड पार्टनरशिप के जो रूल्स हैं वो एक कॉर्पोरेट संस्था की तरह होते हैं और वो LLP एक्ट के द्वारा संचालित होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी। ऐसी साझेदारी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी या नेसेसरी है। अब आता है पार्टनरशिप डीड। अभी तक हमने समझा था कि जो पार्टनरशिप है उसका बर्थ ही होता है ठहराव से, एग्रीमेंट से। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है, यानी कि एग्रीमेंट पे कोई रोक नहीं है। पार्टनर्स चाहे तो ओरल एग्रीमेंट बना करके पार्टनरशिप चला सकते हैं और पार्टनर्स चाहे तो अपनी कंडीशंस को, टर्म्स को, एग्रीमेंट को रिटन भी रख सकते हैं। लेकिन जब पार्टनर्स रिटन में रख लेते हैं अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, व्हेन द पार्टनर्स हैव अ रिटन एग्रीमेंट
फॉर द पार्टनरशिप, देन दिस रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी कि जो लिखित समझौता होता है पार्टनर्स के बीच में, उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। कंटेंट्स ऑफ डीड, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब ये कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, पार्टनर्स जितनी चाहें चीजें जोड़ सकते हैं, जैसी चाहें वो टर्म उसमें तय कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल किसी डीड के जो कंटेंट है वो क्या हो सकते हैं, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का प्लेस क्या होगा, फर्म का बिजनेस क्या होगा, बिजनेस की नेचर क्या होगी और लोकेशन क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, कितने समय तक बिजनेस चलेगा, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है हर एक पार्टनर, इस बात की जानकारी, प्रॉफिट्स और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस क्या होंगे पार्टनर्स के, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की सैलरी क्या होंगी और उनके विड्रॉल्स के रूल क्या होंगे, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, वो कौन सी टर्म होंगी जो गवर्न करेंगी किसी पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट और एक्सपल्सन को, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो किस तरीके से अकाउंट बनाए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, किसी फर्म को अगर डिसोल्यूशन करना पड़ जाए तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, फर्म के अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर होंगे और उनके ऑडिटिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। इन सब चीजों के बारे में पहले से ही रिटर्न रख लेना पार्टनरशिप डीड का हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्म है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। यह एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जो लोग अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपलसरी होता है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत। हिंदी में इसको सहकारी समिति कहते हैं, यानी कि सहकारिता की भावना इसमें रहती है, कॉपरेशन की भावना रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कम से कम 10 पर्सन होने चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सोसाइटी की जो कैपिटल है वो मेंबर्स रेज करेंगे, मेंबर्स अपने पैसे से सोसाइटी की कैपिटल पूरी करते हैं। सोसाइटी एक्वायर करती है डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन, जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और ये भी कंपनी की तरह एक लीगल एंटिटी कानून की नज़र में बन जाती है। मतलब लॉ की नज़र में भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो अपने मेंबर से अलग अस्तित्व रखती है। अब इसकी कुछ फीचर्स होती हैं। वॉलेंट्री मेंबरशिप, मेंबरशिप जो होती है वो ऐच्छिक होती है, जो व्यक्ति चाहे इच्छा से मेंबर बन सकता है, किसी को एनफोर्स करके मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। इसका जो लीगल स्टेटस होता है अपने मेंबर से अलग होता है। लायबिलिटी इसमें लिमिटेड रहती है मेंबर्स की। कंट्रोल जो रहता है वो मैनेजमेंट कमेटी का हाथ में रहता है। जो मैनेजमेंट कमेटी रहती है वो मेंबर्स की इलेक्टेड होती है, यानी कि मेंबर्स आपस में से ही कुछ लोगों को इलेक्ट करके कमेटी बनाते हैं। इसका मोटिव जो होता है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो होता है आपसी मदद, म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस करती है लेकिन प्राइमरी एम इसका म्यूचुअल हेल्प होता है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं। मेरिट्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, वोटिंग में इक्वलिटी रहती है। यहाँ पे 1 मैन 1 वोट का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में चाहे किसी ने 1 लाख लगाए चाहे किसी ने 10 लाख लगाए, वोटिंग राइट पर पर्सन पर होता है, यानी कि एक होता है, एक व्यक्ति को एक ही वोट डालने का मौका मिलेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कानून की नज़र में एक अलग एंटिटी होती है, इसलिए उसमें मेंबर्स के डेथ, बैंकरप्सी, इंसेंटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं कंपैरेटिवली। इसके अलावा इसमें जो सर्विसेज करते हैं ज़्यादातर मेंबर्स वो ऑनरेडी सर्विसेज देते हैं। ऑनरेडी का मतलब उनको पैसा या सैलरी नहीं मिलती है, तो ऐसे केस में इनका जो ऑपरेशंस होती है उनमें इकोनॉमी यानी कि बचत आ जाती है, कम खर्चे में कोऑपरेटिव सोसाइटी चल जाती है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बिजनेस ज़्यादातर कैश में होता है, इसलिए बेड डेट की भी कोई समस्या इसमें नहीं रहती है, और रहती है तो बहुत कम रहती है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सरकार भी बढ़ावा देती है, सरकार से भी इसको सपोर्ट मिल जाती है डिफरेंट टाइप से, लो टैक्सेस के रूप में या सब्सिडी के रूप में, या जो लोन मिलता है वो लो इंटरेस्ट पर मिल जाता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, सोसाइटीज को बनाने में फॉर्मेशन में आसानी रहती है। अब आसानी इन द सेंस अगर हम बाकियों से देखेंगे, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो उनसे आसान नहीं है, उनसे तो मुश्किल है। लेकिन जब यहाँ पे ईज बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंपनी की तुलना में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना थोड़ा आसान रहता है।
ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है दरअसल। अब इसकी कुछ लिमिटेशन रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादातर जो लोग बनाते हैं, ज्यादातर केसेस में लोअर इनकम या मीडियोकर इनकम ग्रुप जो होते हैं वो बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए कैपिटल की कमी रहती है लोगों के पास। मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी रहती है क्योंकि ज्यादातर सर्विसेज इसमें वॉलेंट्री बेसिस पे की जाती हैं, तो इसलिए हम प्रोफेशनल्स को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जरूरी होता है कि वो अपने रिजल्ट को पब्लिश करते हैं और रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करते हैं, तो इसलिए सीक्रेसी नहीं रह पाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में सरकार का कंट्रोल बना रहता है क्योंकि सरकार के कानून इनको मानने पड़ते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, कई दफा उनके ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, तो उससे प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। कुछ मेजर टाइप्स को स्टडी करेंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कुछ कंज्यूमर मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो सब कंज्यूमर्स होते हैं और वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं रीजनेबल प्राइसेस पे, इसलिए मिलकर के वो अपनी ही एक कंज्यूमर सोसाइटी बना लेते हैं, इकट्ठा बल्क में सामान खरीदते हैं, सबको सस्ता पड़ जाता है और अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाता है। इस सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है कि जो मिडिल मैन है, मध्यस्थ है, उसको एलिमिनेट किया जाए, कम किया जाए, समाप्त किया जाए, हटाया जाए। डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और फिर स्टोर में रखते हैं और स्टोर में से जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब खरीद देते हैं। यह परचेज करती है गुड्स को बल्क यानी कि बड़ी मात्रा में होलसेलर से या प्रोड्यूसर से और फिर अपने मेंबर्स को बेचती है, तो सस्ते रेट में भी मेंबर्स को सामान मिल जाता है। प्रॉफिट्स को बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स के बीच में, या तो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के आधार पे जितना पैसा जितने लगाया, या इंडिविजुअल मेंबर के जितना परचेज किया गया सामान है उसका प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को बांट दिया जाता है, जैसा भी उनका एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कंज्यूमर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर भी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने हितों की देखभाल के लिए ऐसे सोसाइटीज बना सकते हैं। मेंबर्स जो होते हैं उनमें वो प्रोड्यूसर शामिल रहते हैं जो प्रोक्योर करते हैं इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स की डिमांड्स को मीट करने के लिए किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मिलकर के अपनी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। इसमें वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी बना लेते हैं, बेचने के लिए भी बना सकते हैं, मार्केटिंग के लिए भी बना सकते हैं। सोसाइटी का उद्देश्य होता है कि वो फाइट करेंगे अगेंस्ट बिग कैपिटलिस्ट, यानी कि जो बड़ी पूंजीवादी संस्थाएं हैं, ये एक तरह से उनसे कंपटीशन करने की रणनीति होती है। स्मॉल प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं आ सकते हैं बड़े कैपिटलिस्ट के में, तो इसलिए वो ग्रुप बना करके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके अपना साइज बढ़ा कर लेते हैं। यह सप्लाई करती है रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट या दूसरे इनपुट अपने मेंबर्स को। इसके अलावा प्रॉफिट मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, या तो कंट्रीब्यूशन के आधार पर या वो जो प्रोड्यूस या सेल करते हैं सामान उसके आधार पर, जैसा वो एग्रीमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो मार्केटर होते हैं वो करते हैं, और इसमें वो जो स्मॉल मार्केटर होते हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो करते हैं ताकि वो मार्केटिंग कर सकें बड़े लेवल पे। इसके मेंबर्स में प्रोड्यूसर शामिल होते हैं जो अपने सामान को मार्केट करना चाहते हैं। इस सोसाइटी का उद्देश्य होता है मिडिलमैन को समाप्त करना और अपना कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंप्रूव करना। ये पूल करती है आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, यानी कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उनके आउटपुट को इकट्ठा करती है और मार्केटिंग फंक्शंस करती है, सभी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग सबकी तरफ से। प्रॉफिट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं मेंबर्स के बीच में। नेक्स्ट है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाती हैं कि फार्मर्स के जो हित हैं उनकी देखभाल के लिए उनको रीजनेबल कॉस्ट पे इनपुट मिल जाए, खाद बीज वगैरह सही रेट पे मिल जाए। इसके मेंबर जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं और ज्वाइंटली वो फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं मिलकर के। इसका उद्देश्य होता है कि बेनिफिट मिले लार्ज स्केल फार्मिंग का लोगों को और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ऐसी सोसाइटी प्रोवाइड करती हैं क्वालिटी सीड, अच्छे सीड लाती हैं, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और दूसरे इक्विपमेंट जिनकी जरूरत होती है फार्मर्स को। ये हेल्प करती है
ना केवल यील्ड को इम्प्रूव करने में या फार्मर्स के केवल रिटर्न बढ़ाने में, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करती है जो फार्मिंग में आ जाती हैं। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की, फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं अलग अलग, उस समस्या को भी ये कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके किसान अपनी छोटी छोटी जोतों को मिक्स करके एक साथ बड़े लेवल पे खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जो क्रेडिट की समस्या को हल करती हैं, यानी कि उधार देती हैं। सभी जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बचत इकट्ठा करके जो नीडी मेंबर्स होते हैं उनको लोन दे देते हैं। मेंबर्स में वो पर्सन रहते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है लोन के तौर पे। इन सोसाइटीज का मकसद होता है अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, ताकि वो जो बड़े लेंडर होते हैं जो हाई रेट इंटरेस्ट का चार्ज करते हैं उनसे, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके मेंबर्स को। ऐसी सोसाइटी लोन प्रोवाइड करती है मेंबर्स को उस अमाउंट में से जो कलेक्ट की जाती है सभी मेंबर्स के द्वारा। तो जिन लोगों ने कलेक्ट किया उनको ब्याज मिल जाता है, और जिन लोगों ने लोन लिया उनको लो रेट पे उधार मिल जाता है। नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं कुछ लोग मिलकर के, इसलिए कि वो अपना रीजनेबल रेट पे हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकें। मिलकर के ये जमीन खरीद लेते हैं और मिलकर के सब में ये मकान बनाते हैं उसमें रहने के लिए। मेंबर्स जो होते हैं सोसाइटी के, उसमें वो पीपल होते हैं जिनको रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की जरूरत होती है कम पैसे में। इसका उद्देश्य होता है हाउसिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करना अपने मेंबर्स की को। ऐसी सोसाइटी फ्लैट कंस्ट्रक्ट करती हैं या प्लॉट प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर्स को। अब नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो लार्जेस्ट या लेटेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का। डिफरेंट टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जो कॉमन टाइप है कंपनीज के, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी, उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहला है पब्लिक कंपनी। कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, और ऐसी कंपनी से होता है जो किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है। अब या ऐसे समझे, मैं दूसरा मतलब इसका बताता हूँ। पब्लिक कंपनी, एक तो ये ध्यान रखें हम प्राइवेट सेक्टर को पढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर यानी कि जिसके मालिक निजी लोग होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ही पब्लिक कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी वो होगी जो कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेचती है, कोई भी व्यक्ति उसके शेयर खरीद सकता है शेयर मार्केट से। अब है प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से शेयर ट्रांसफर पर रोक लगाती है। यानी कि प्राइवेट कंपनी की खूबी ये होती है कि जो इसके मेंबर होते हैं वो दूसरों को इसके शेयर नहीं बेच सकते हैं। इसमें न्यूनतम संख्या मेंबर्स की प्राइवेट कंपनी में 2 होती है, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मेंबर इसके 200 हो सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें न्यूनतम मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की पब्लिक कंपनी के केस में। जैसे प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट ये भी कर लें, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि पब्लिक सेक्टर में भी हो सकती है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। सीधी सी बात है कि अगर प्राइवेट लोग मालिक हैं और कंपनी के शेयर पब्लिक में बेच रहे हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी है। और पब्लिक सेक्टर की कंपनी यानी कि सरकार के पास किसी कंपनी के ज्यादातर शेयर हैं तो वो सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी के शेयर अगर सरकार आम पब्लिक को भी कुछ शेयर बेच देती है तो वो पब्लिक भी हो सकती है अगर वो लिस्ट करा देती है सरकार उसको। ठीक वैसे ही प्राइवेट सेक्टर की भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है कि प्राइवेट लोग मालिक हैं लेकिन वो किसी और को शेयर नहीं बेचते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट भी कोई प्राइवेट कंपनी बना सकती है कि गवर्नमेंट अपना पूरा पैसा लगा दे और जो कंपनी बनाए उस कंपनी के शेयर किसी व्यक्ति को दूसरों को ना बेचे, मार्केट में उसको लिस्ट नहीं कराए, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की प्राइवेट कंपनी हो सकती है। अब बात आ जाती है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट का ही एक नया रूप है, और 1 पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका जो एक पर्सन ही कंपनी खोल सकता है, बना सकता है, यानी कि उसमें 2 मेंबर्स की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जो एक पर्सन होगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, वो ओपीसी बना सकता है। हालांकि इसके पे कुछ कंडीशंस होती है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकती है, बाकी बिजनेसेस को कर सकती है। इसके अलावा कंडीशन होती है कि ओपीसी की ज्यादा से ज्यादा कैपिटल, पेड अप कैपिटल 50 लाख हो सकती है। अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो अब ये ओपीसी के रूप में नहीं रह सकती है। इसके अलावा
इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तब भी वो प्राइवेट कंपनी ओपीसी के रूप में नहीं रह सकती है। अब आ जाते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में। दरअसल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है, जनरली हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कब कहते हैं? क्योंकि पब्लिक कंपनी की खूबी होती है कि आम पब्लिक में इसके शेयर होते हैं। आम पब्लिक में शेयर होने का मतलब है बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है, और बहुत सारे लोगों का पैसा का मतलब है कि ज्वाइंट स्टॉक लगा हुआ है। स्टॉक का मतलब यहाँ पे शेयर से और इंस्ट्रूमेंट से होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स के पास शेयर होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है। इसके संदर्भ में, कंपनीज के संदर्भ में, ये डिवाइडेड है टोटल 29 चैप्टर्स में और 470 सेक्शंस हैं इसमें। जबकि जो पुराना एक्ट था 1956 उसमें 7 शेड्यूल थे और 658 सेक्शंस थे। एक्ट ने रिप्लेस किया है कंपनीज एक्ट 1956 को। इस एक्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट मिली थी, सहमति मिली थी 29 अगस्त 2013 को, और ये फोर्स में आया, अस्तित्व में आया 12 सितंबर 2013 से ये लागू हो गया एक्ट, न्यू कंपनीज एक्ट। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फीचर क्या होती हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, यानी कि कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में एक व्यक्ति होता है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है अपने मेंबर से, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अलग होता है। इनकॉर्पोरेशन यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि इसके जो शेयर होल्डर होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो वारिस होंगे वो इसके सक्सेसर बन जाते हैं, यानी कि कंपनी हमेशा चलती रहती है। शेयर्स के आने का जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर होल्डर्स के आने का और जाने का। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है कंपनी के केस में। कॉमन सील का मतलब होता है क्योंकि कंपनी एक कानून की नज़र में एक पर्सन होती है और पर्सन अपने साइन भी करता है। अब ये कानून की नज़र में पर्सन है, लेकिन ये ऐसा नेचुरल पर्सन तो नहीं है, हम लोगों की तरह तो साइन तो नहीं कर सकता है। तो साइन की जगह पे इसकी कॉमन सील चलती है। कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स में इसकी एक सील लगी होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी बनी रहती है, शेयर बेचे खरीदे जा सकते हैं। अब एक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से कंपनी बनती है? कंपनी जब बनती है तो 4 स्टेजेस से वो गुजरती है, और ये जो मेजर 4 स्टेजेस हैं ये है प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के प्रमोशन ऐसी स्टेज को कहा जाता है, उस स्टेज को कहा जाता है जब सबसे पहले एक आइडिया किसी के माइंड में आता है कंपनी को इस्टेब्लिश करने का। जिस पर्सन के माइंड में आइडिया आता है कंपनी को स्टार्ट करने का उसको प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर इन ए कंपनी, प्रमोटर क्या होता है कंपनी में? प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसके माइंड में सबसे पहले कंपनी खोलने का विचार आता है और सारी तैयारी करता है कंपनी को बनाने की। उसके माइंड में आइडिया आता है और वो उस आइडिया को मैटेरियलाइज करता है, यानी कि वो सारा काम करता है, मनी कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, फाइनेंस अरेंज करता है, रिसोर्सेज को असेंबल करता है और एक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करता है। कंपनी लॉ में प्रमोटर के कोई लीगल स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं दी है, यानी कि जब कंपनी बन जाएगी तो प्रमोटर का स्टेटस क्या होगा। कंपनी बनने के बाद प्रमोटर का कोई रोल रहता नहीं है। अगर प्रमोटर ने कंपनी के शेयर लिए हैं तो वो शेयर होल्डर बना रह सकता है आगे। ही स्टैंड्स इन ए फिड्यूसरी पोजीशन, वो ऐसी विश्वास की पोजीशन में होता है कि ना तो जो कंपनी का प्रमोटर है ना तो वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय होता है और ना ही उसको ओनर या एजेंट कह सकते हैं। उसकी जो सिचुएशन होती है वो एक विश्वासित व्यक्ति की तरह होती है कि भी वो विश्वास में काम करता है, कंपनी बनाता है, शेयर होल्डर्स में शेयर बेचता है और शेयर होल्डर्स के हवाले कंपनी को कर देता है। स्वयं भी शेयर होल्डर बने रह सकता है। अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो कंपनी का रजिस्ट्रार एक अथॉरिटी होता है, एक अधिकारी होता है जो हर एक स्टेट में, हर राज्य में एक अधिकारी होता है जिसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं, आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक रजिस्टर रखता है अपने पास और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस रजिस्टर में कंपनी का नाम लिख दिया जाता है। एक कंपनी को प्रॉपरली फॉर्म किया जा सकता है जब कंपनीज एक्ट के तहत उसको रजिस्टर कराया जाए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है कि कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ कई डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। उनमें से जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसको ये जरूरी होता है अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होना चाहिए कम से कम 7 पर्सन के द्वारा, 7 पर्सन के द्वारा पब्लिक कंपनी के केस में, और प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 लोगों के द्वारा साइन होना चाहिए। प्रॉपरली स्टैंप्ड होना चाहिए, यानी कि इस पे जो स्टैंप है रेवेन्यू स्टैंप वो लगा होना चाहिए। जो पेमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की फीस वो दी हुई होनी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है किसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के अंदर के नियम लिख के होते हैं और इस पे भी उन सब लोगों के साइन होने चाहिए जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किए हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, उन लोगों के नाम की लिस्ट दी जाती है जो कंपनी के डायरेक्टर बनने को तैयार हैं। उनके नाम, एड्रेस और उनके ऑक्यूपेशन भी दिए जाते हैं और जमा कराए जाते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ। रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, जिन लोगों के डायरेक्टर के तौर पे नाम लिखे हैं उनकी लिखित सहमति भी होनी चाहिए और वो अपनी सहमति लिख के देते हैं कि वो तैयार हैं डायरेक्टर बनने के लिए और वो तैयार हैं उन क्वालिफिकेशन शेयर्स को लेने के लिए जो जिनकी उनको रिक्वायरमेंट होगी। जब कोई व्यक्ति डायरेक्टर बनता है तो उससे एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज करेगा, उन्हीं शेयर्स को क्वालिफिकेशन शेयर कहते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना होता है। ये कस्टमरी होता है कि जब कंपनी अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएगी तो रजिस्ट्रार को ये भी बताएगी कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। अगर ये रजिस्ट्रेशन के समय नहीं भी बताया है तो इनकॉर्पोरेशन डेट के 30 दिन के अंदर अंदर जरूरी होता है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की जानकारी देना रजिस्ट्रार के यहाँ पे। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एक वैधानिक घोषणा होती है और ये डिक्लेरेशन, ये घोषणा की जाती है कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से की जाती है किसी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा या हाई कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज हो लगा हुआ हो, या उस पर्सन के द्वारा जो इंडिकेटेड है एज ए डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी या मैनेजर कंपनी का। यह घोषणा इस संदर्भ में होती है कि कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं और कानूनी रूप से सारी वैध कार्रवाई पूरी की है। इसको फाइल किया जाता है कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ पे, इसको फाइल करना होता है। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे फाइल किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। प्रेस्क्राइब्ड फीस, जो फीस रिक्वायर होती है वो जमा की जाती है और रजिस्ट्रार इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करता है, यानी कि उनको चेक करता है, उनकी जांच करता है। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, तो वो कंपनी का नाम रजिस्टर में लिख लेता है। कंपनी का नाम रजिस्टर में लिखने का मतलब है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। इसके बाद रजिस्ट्रार कंपनी को एक सर्टिफिकेट देता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो इन 2 स्टेप के बाद वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो आम पब्लिक से उसको अपनी कैपिटल जुटानी है और उसको तीसरी स्टेज में आना होता है जिसको कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में जो पब्लिक कंपनी होती है, आम पब्लिक से जिसको शेयर्स के माध्यम से पैसा जुटाना है, वो अपने शेयर या डिवेंचर इशू करती है आम पब्लिक को। लेकिन शेयर या डिवेंचर इशू करने से पहले उसको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है आम पब्लिक को। प्रोस्पेक्टस एक तरह से इनविटेशन होता है आम लोगों को कि आप हमारे शेयर खरीद सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त कर लेती है और इस संदर्भ में रजिस्ट्रार और कंपनीज को इन्फॉर्म कर देती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी जो है वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे सकता है। पब्लिक कंपनी को जब यह सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद कंपनी अपना अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकती है। इसके अलावा बाकी ये कॉमन कंडीशंस हैं। ये रिक्वायर होता है कंपनी को कब वो सेल करेगी, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन्ड जो प्रोस्पेक्टस में उनको देगी। कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट का सर्टिफिकेट होता है ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि कंपनी ने अपना व्यवसाय स्टार्ट कर दिया है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आज का लास्ट ये टॉपिक है इसका कि बिजनेस, हमने अभी देखा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के देखे हैं, पब्लिक सेक्टर के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने देखे कि प्राइवेट सेक्टर में अगर हमको बिजनेस बनाना है तो कौन कौन से फॉर्म है। अब किस फॉर्म को सिलेक्ट किया जाए ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। उनमें से जो मेजर फैक्टर है वो है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कम कॉस्ट में बिजनेस करना चाहते हैं तो सोल ट्रेड हमको अपनाना चाहिए, हम आसान चाहते हैं तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप को या अपनाना चाहिए।
तो कॉस्ट और ईज भी देखी जाती है। लायबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि अगर हमें ज़्यादा रिस्की बिजनेस हम कर रहे हैं तो लायबिलिटी हमें लिमिटेड चाहिए, तो कंपनी बनानी पड़ेगी या कोऑपरेटिव बनानी पड़ेगी। कंटिन्यूटी अगर हमें चाहिए, हमारा बिजनेस ऐसा है कि जो 10-20 साल तक चलाना पड़ेगा कम से कम, तब जाकर के उसके रिटर्न शुरू होंगे, तो कंपनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट की एबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। कैपिटल कंसिडरेशन भी ध्यान में रखा जाता है कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं उसके लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है तो कंपनी बेटर रहेगी, कम पूंजी की आवश्यकता है तो सोल ट्रेड भी हो सकता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, हम कंट्रोल कितना रखना चाहते हैं, अगर हम अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं तो सोल ट्रेडर ठीक रहेगा, और अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है तो कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना।